जेएनयू में प्रतिदिन 3000 बियर की कैन और बोतलें मिलती हैं। 3000 कैन। जेएनयू में प्रतिदिन 2000 देसी विदेशी शराब की बोतलें मिलती हैं। कौन पीता है या आप अनुमान लगाएं। 10,000 से अधिक सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं जेएनयू में और 4000 से अधिक बीड़ी के टुकड़े मिलते हैं। और इतना ही नहीं मेरे भाइयों, 50,000 छोटे बड़े हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं जो मांस चबाते हैं ये देशद्रोही लोग। और इतना ही नहीं है, 2000 चिप्स के थैलियां और नमकीन के रैपर मिलते हैं। 3000 से अधिक प्रयोग में किए जाने वाले कंडोम जो वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे पोकरम करते हैं। 3000 से ज्यादा कंडोम मिलते हैं और 500 प्रयोग में लिए गए इंजेक्शन मिलते हैं। वो इंजेक्शन गर्भ गिराने के 100 सिल्वर रंग के कागज जिनसे ड्रग पी जाती है, ड्रग ली जाती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विधायक ज्ञानदेव आहूजा में वित्त मंत्री बनने की सारी खूबियां हैं। वे जेएनयू की तथाकथित बुराइयों को ऐसे गिन रहे हैं जैसे वित्त मंत्री बजट भाषण में मनरेगा और मिड डे मील के लिए अनुदानों की घोषणा कर रहे हों। गिनने वाले की क्षमता और धीरज का मैं कायल हो गया। 1019 एकड़ में फैले जेएनयू में बीड़ी के टुकड़ों को गिन लेना, वो भी बिना ऐप्स के, मोबाइल ऐप्स के, ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। वो भी सारे फिगर राउंड हैं। लगता है कि गिनने वाले ने एक एक बीड़ी की गिनती की है। जैसे 3000 से अधिक बियर की कैन मिले हैं। 2999 भी नहीं, 2645 भी नहीं, 3001 कैन भी नहीं। ऐसी काउंटिंग तो चुनाव आयोग भी नहीं कर पाता होगा। अंकगणित की इस उत्तर आधुनिक आहूजा पद्धति के अनुसार जेएनयू में प्रतिदिन मिलने वाले पदार्थों की पूर्ण संख्या इस प्रकार है। 4000 से अधिक बीड़ी के टुकड़े रोज मिलते हैं, 10,000 से अधिक सिगरेट के टुकड़े, 50,000 छोटी बड़ी हड्डियों के टुकड़े, 2000 चिप्स की थैलियां और नमकीन के रैपर, 3000 से अधिक कॉन्डोम, 500 गर्भ गिराने के इंजेक्शन, 100 सिल्वर रंग के कागज जिनसे ड्रग पी जाती है। सोचिए अगर आहूजा जी ने प्रतिदिन की जगह प्रति माह के हिसाब से ये आंकड़े दिए होते तो कितने डरावने लगते। मसलन 29 दिनों की फरवरी में 14,50,000 मांस की छोटी बड़ी हड्डियां पाई गई। 31 दिनों वाले जनवरी में 93,000 कॉन्डोम का इस्तेमाल हुआ। आहूजा जी ने जो बयान दिया है वो खतरनाक भी है और क्यूट भी है। अंग्रेजी में मासूमियत के लिए क्यूट का इस्तेमाल होता है। आहूजा जी ने ऐसी गिनती अगर पूरे भारत में करने की घोषणा कर दी तब क्या होने वाला है। देश जहां है वहीं रुक जाएगा और जो जहां है वहीं गिनने लगेगा। क्या आप उसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे जो जेएनयू में रोज फेंके गए सिगरेट के टुकड़े को गिन लेता हो, गिनने वाला तमाम टुकड़ों को हटा भी देता होगा ताकि अगले दिन वो नए टुकड़ों को गिन सके। छोटी बड़ी हड्डियों की गिनती मैंने कभी नहीं देखी। अगर जेएनयू में किसी ने गिनती देखी है तो उसका प्लीज वीडियो वायरल करना चाहिए। ऐसी गिनती पर केस स्टडी न करने के जुर्म में हार्वर्ड के तमाम छात्रों को आज ही निलंबित कर देना चाहिए। कॉन्डोम की गिनती कैसे हुई होगी? क्या गिनने वाला कमरे से लेकर झाड़ी तक में गया होगा? पार्थ सारथी रॉक का ट्रैक रिकॉर्ड भी अलग से गिना गया होगा? जिस तरह से नेता जेएनयू की शान बढ़ा रहे हैं उसे देखते हुए जेएनयू को उन्हें एक कोर्स ऑफर करना चाहिए। जेएनयू को जानो। इस कोर्स में नेताओं से कहा जाए कि सुबह उठकर उन्हें हड्डियों से लेकर सिगरेट की गिनती करनी होगी। कई लोगों ने जेएनयू को गरियाया है लेकिन आहूजा जी अकेले हैं जिन्होंने सब गिनकर बताया है। उन्हीं से आइडिया आ रहा है कि बीएचयू से लेकर केयू तक जितने भी यू हैं भारत में वहां ऐसी गिनती होनी चाहिए। इसके लिए बीड़ी, हड्डी, कॉन्डोम गणना आयोग का गठन किया जाए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो उसका अध्यक्ष सिर्फ मुझी को बनाया जाए। आहूजा जी यहां तक कह गए हैं कि छात्राओं के साथ कुकर्म होता है जेएनयू में। वहां बच्चे नहीं 2 बच्चों के बाप पढ़ते हैं। जब बीड़ी के टुकड़े गिन रहे थे तो उससे तो अच्छा होता कि इन बापों के बच्चों को भी गिन लेते। ईश्वर ने आहूजा जी को अच्छी सेहत ही नहीं गणित का ज्ञान भी बिजोड़ दिया है और नाम भी ज्ञानदेव आहूजा है। फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि जिसने भी उन्हें ये तथ्य दिए हैं वे एक बार फिर से विचार करें। राजनीतिक जीवन में ऐसी नादानी हो जाती है। जरूर उन्हें यह सब व्हाट्सएप से मिला होगा जो उन्हीं की समर्थक विचारधारा के लोगों ने फैलाए होंगे। विधायक जी ने जेएनयू की लड़कियों के बारे में जो कहा है उससे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लड़कियां जेएनयू में नहीं पढ़ती हैं वो समझ लें कि ऐसी मानसिकता को बढ़ावा मिला तो एक दिन 4 लोग गुट बनाकर उन्हें उनके ही मोहल्ले में बदनाम कर जाएंगे। यह बयान जितना जेएनयू विरोधी नहीं है उससे कहीं ज्यादा नौजवान लड़कियों के खिलाफ है। काफी लोकप्रिय विधायक रहे होंगे आहूजा जी, तभी वे राजस्थान के रामगढ़ से 3 बार चुने गए हैं। उनकी योग्यता के कॉलम में लिखा है कि बीए प्रथम वर्ष तक ही पढ़ सके, यानी आगे के 2 वर्षों की कक्षा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। इसके बावजूद ज्ञानदेव जी के ज्ञान में कोई कमी नहीं आई। आहूजा जी पत्रकार भी रहे हैं, कबड्डी खो खो खेलते रहे हैं और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। जेएनयू के बारे में कई लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं।
आहूजा जी ने जो कहा उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह बयान सबका चरम है। उनकी बात पर हंसी तो आती है, लेकिन जिस तरह से जेएनयू के बारे में बातें कही जा रही हैं उस पर बात करना चाहिए। कुछ लोग जेएनयू का नाम बदलने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे बंद कर देने की बात कर रहे हैं। साध्वी प्राची का बयान है कि जेएनयू को जमातुद्दावा का मुखिया हाफिज सईद पैसे देता है। सांसद महेश गिरी ने कहा कि जेएनयू गद्दारों का अड्डा है। सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वहां बीफ पार्टी होती है, महिषासुर जयंती मनती है। जहां यह सब होगा उसे बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जेएनयू को 4 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। इसके बाद सभी हॉस्टलों में रहने वाले लोगों की जांच होनी चाहिए। जिन छात्रों ने भी अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 साल में और मास्टर्स डिग्री 3 साल में पूरी ना की हो, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सईद आसिफ इब्राहिम को पश्चिम एशिया और काउंटर टेररिज्म के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। वो जेएनयू से हैं। अरविंद गुप्ता जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी जेएनयू से हैं। उन्होंने पीएचडी की है। सेना से लेकर पुलिस तक में जेएनयू के तमाम छात्र हैं। अगर वहां हाफिज सईद के पैसे से गतिविधियां चल रही हैं तब तो सरकार को सबसे पहले मालूम हो जाना चाहिए। विदेश सचिव भी जेएनयू के ही हैं। इन सब छात्रों ने कभी तो देखा सुना होगा कि वहां हाफिज सईद के जमातुद्दावा से पैसे आ रहे हैं, आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सका, लेकिन क्या सचमुच जेएनयू इतना बुरा है? क्या जेएनयू को लेकर कोई कुंठा है जो मौजूदा प्रकरण के बहाने सामने आ रही है? वहां छात्राओं के साथ कुकर्म होता है। आहूजा जी के अनुसार क्या वहां नंगा नाच होता है? सोचिए, इन बातों को सुनने के बाद छात्र छात्राएं जब जेएनयू से अपने गांव कस्बों की तरफ जाएंगे तो उन्हें किस हिकारत का सामना करना पड़ेगा। कन्हैया एक गरीब परिवार का लड़का है। यह जेएनयू ही है कि वहां इस तबके का छात्र पहुंचता है। उसी जेएनयू में बड़ी संख्या में छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हैं। क्या वे इस चरित्र हनन का शिकार नहीं होंगे? जेएनयू में बेशक बुराइयां होंगी, वो कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन क्या वो नरक ही है? आज की बहस का मकसद ही यही है कि क्या हम जेएनयू का कोई संतुलित मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से आरएसएस के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं कही गई हैं, बिल्कुल कही जाती हैं। वैसे ही जैसे जेएनयू का चित्रण होता है, संघ का भी वहां चित्रण होता है। लेकिन जब ये धारणाएं जेएनयू से बाहर छलकती हैं तो क्या ये जेएनयू रह जाता है? कुछ देशभक्तों को यह बता देना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए से पास होकर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जो अफसर बनते हैं उन्हें जेएनयू की डिग्री मिलती है। कम से कम जेएनयू के कारण बजट पर लोगों का ध्यान नहीं गया। अर्थव्यवस्था की हालत की समीक्षा नहीं हुई इस बार। बैंकों की खस्ता हालत पर बात नहीं हुई। 30 महीने में डॉलर के मुकाबले रुपया निम्नतम स्तर पर है, इस पर भी बात नहीं हुई। जेएनयू का इतना योगदान तो स्वीकार किया ही जाना चाहिए। जेएनयू के बारे में जो कहा जा रहा है वो आपको जेएनयू के बारे में कहां ले जा रहा है, हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ विकास पाठक हैं, डिप्टी एडिटर हैं द हिंदू के, और इन्होंने जेएनयू में रहते हुए एबीवीपी की राजनीति की है और इनका बड़ा ही अच्छा एक लेख है जिसे लेफ्ट के लोग कम शेयर कर रहे हैं, पर लेख अच्छा है। प्रशांत मुखर्जी हैं, नौजवान में से एसएफआई नेता हैं। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद जो हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। तो 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, मेरे सहित 3, और 2 लोग जेएनयू के हैं। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितना बुरा है जेएनयू और कितना अच्छा है। क्या वहां पर कॉन्डोम 3000 रोज सुबह पाए जाते हैं? मुझे मालूम नहीं भारत में कॉन्डोम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, लेकिन जेएनयू में देखिए, जेएनयू के बारे में 3-4 चीजें जाननी जो शायद नहीं कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ह्यूमैनिटीज के फील्ड में शायद इंडिया की बेहतरीन नहीं तो मतलब बेस्ट नहीं तो तकरीबन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक है। ये भी मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद जो है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई भी जरूरी है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फिलोसफी, ये सब जो भी ये स्टडी होती है ये ह्यूमैनिटीज से ही आती है। तीसरी चीज, अगर आप राष्ट्रवाद की बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद का डिसेमिनेशन जो होता है आइडिया का, एनसीईआरटी पिछले 40 साल से जेएनयू के फैकल्टी ने लिखी है। फ्रॉम बिपिन चंद्रा जो थे जिनका अब देहांत हो गया, अभी नीलाद्री भट्टाचार्य एडवाइजर हैं अभी के ऑनगोइंग एनसीईआरटी के। बीच में वाजपेयी जी के समय नहीं लिखा, थोड़ा सा बदला था, वो 2-3 साल के लिए किताबें बदली थी। उसके अलावा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो शायद मेरी नजर में सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब है भारतीय राष्ट्रवाद पे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी हमारी समझ है वो उसी किताब पे बनी। देखिए, मेरा पॉइंट यह है कि नेशनलिज्म की जब डिबेट होगी तो इस विश्वविद्यालय के सेंटर्स ने इंडियन नेशनलिज्म को क्या दिया। एसआईएस की अगर आप बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में चले जाइए। इस विश्वविद्यालय ने दूसरे विश्वविद्यालयों को रोका कि आप कोई दूसरा पर्सपेक्टिव ना दे नेशनलिज्म पे? बहुत 15 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, रोका तो 15 साल से गुजरात में चल रही है। मार्क्सिस्ट अगर है तो उनका बहुत जबरदस्त क्रिटिक आया सबॉल्टन स्कूल द्वारा। वो सबॉल्टन स्कूल उसी धारा में से आया ना।
बाकायदा दूसरी धारा में से आया, दूसरी धारा में से आया। और ऐसी बात थोड़ी है कि मान लीजिए इंडियन कल्चर के डिफरेंसेस, आशीष नंदी उसमें बहुत आगे है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो चरित्र चित्रण है कि वहां छात्राओं के साथ कुकर्म होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नंगा नाचते हैं जैसे विधायक जी कह रहे हैं, वो एक एक्सट्रीम है, लेकिन बाकी दूसरे जो लोग कहते हैं कि गद्दार वहां पर पलते हैं और 4 महीने के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, इसका मतलब वहां लोग फेल होकर 4-4 साल, इस तरह की जो बातें हो रही हैं। देखिए मेरे ख्याल से एकेडमिक लेवल में अगर मान लीजिए लोग खाली वहां शराब ही पीते रहते तो पढ़ते कम है। अगर बिना पढ़े भी इतने आईएएस अधिकारी जैसे आपने नाम दिए और भी बहुत सारे हैं, और भी वो निकल गए, तो ये भी एक इससे यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न पे भी सवाल उठाना पड़ेगा, है ना। तो इतिहासकार निकल गए वहां से। मेरे खुद के बैच से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी ऐसे लेफ्ट ओरिएंटेशन के ऐसे 10 लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि शोध का जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट ओरिएंटेशन में ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो कोई जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं है। और देखिए ओरिएंटेशन जो होता है अपनी चॉइस होती है। सवाल ये है कि क्या ओरिएंटेशन को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्रवाद पे मेरा पीएचडी भी है बाय द वे, तो राष्ट्रवाद की जितनी भी परिकल्पनाएं हैं उनका कॉन्क्रीट आधार अगर आपको भारत में देखना है तो भारतीय संविधान है, हमारा जो रिपब्लिक का बेस है। संविधान के प्रियम्बल के जो वैल्यूज हैं, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो, इन सब में ये विश्वविद्यालय क्या उन वैल्यूज को दृढ़ करता है या उनको कमजोर करता है? क्या जेएनयू से आने वाला छात्र सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड है या बहुत कम कमिटेड है? क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फेथ के लिए बहुत कम कमिटेड है? तो मेरा पॉइंट है कि राष्ट्रवाद का आधार क्या है? आधार क्या आप रिपब्लिक के वैल्यूज से हटा सकते हैं पूरी तरह? क्या आपको लगता है कि वहां का छात्र सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड नहीं? बिल्कुल है, बाकायदा है। डेप्रिवेशन पॉइंट्स के थ्रू एडमिशन तो जेएनयू में हुआ करते थे, सालों से होते रहे, जिसमें आपको डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते थे अगर आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं तो। जेएनयू का जो पूरा प्रोफाइल है वो नेशनल प्रोफाइल है। वहां आपको कालाहांडी से आने वाला स्टूडेंट भी मिलेगा और आपको सेंट स्टीवन से आने वाला स्टूडेंट भी मिलेगा। तो मेरा पॉइंट है 120 रुपए में अगर कोई लड़का कालाहांडी से आके पीएचडी कर सकता है तो क्या ये ह्यूमन रिसोर्स जो नेशन का है उसके प्रति एक कंट्रीब्यूशन आपको लगता है कि बेवजह बदनाम किया जा रहा है इसको? देखिए मेरे हिसाब से तो अब इतनी सब चीजें बताने के बाद आपको आईएएस अधिकारी से लेके राष्ट्रवाद की पुस्तकों से लेके सब कुछ तो मैंने बता दिया, और मैं क्या बताऊं। ये आपने कभी जेएनयू में किसी को गिनते हुए देखा है जो सुबह उठकर 400 बीड़ी, 10,000 सिगरेट, 50,000, ये हड्डी, मांस की हड्डियां गिनने का कोई प्रक्रिया जेएनयू में? मतलब आप लोग खाने के बाद गिनकर जमा करते हैं या बिना गिने फेंक देते हैं डस्टबिन? एक बात बताना चाहूंगा रवीश जी, मैं भले ही जेएनयू का स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन बहुत ज्यादा आना जाना इत्तेफाक रहा है संगठन में काम करते। ये बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी कुछ कहा गया है। मैंने मेरे छात्र जीवन में कभी भी ऐसा होते हुए कहीं नहीं देखा, और अगर किसी ने किया है तो उनके स्टैटिस्टिक्स पर तो डाउट करना दूर की बात है। ये ऐसी चीज, ऐसे काम कोई कर भी सकता है, यानी अपने में एक अचंभे की बात है। मतलब पंजाब में ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, वहां किसी ने 100 सिल्वर रंग के कागज नहीं गिने, लेकिन जेएनयू में गिन लिया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, वो अभी छात्राओं के साथ कुकर्मों की बात कर रहे थे, तो उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि विशाखा जजमेंट पास होने के बाद, गाइडलाइंस आने के बाद, जेएनयू पहली यूनिवर्सिटी थी जहां जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट बना था, और वहां के प्रेसिडेंट्स या तमाम लोगों के ऊपर जो काबिज हैं यूनियन में या टीचर्स, आरोप लगते रहे हैं और चीजें सामने आती रही हैं। ऐसे विश्वविद्यालय में जो अपने में ही एक डेमोक्रेसी का फॉर्म ऑफ एसेंस बनाता है विश्वविद्यालय के अंदर, जो पूरे देश में एक मॉडल देता है कि कैसा चुनाव होना चाहिए, कितना डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल डिबेट और तमाम सारी चीजें, ठीक है, उस पर यह सवाल उठाना और ये आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्य। रागी जी, आप आहूजा जी की बात से सहमत हैं या आपको लगता है ये ज्यादा, अगर उनसे नहीं सहमत हैं तो क्या आप साध्वी प्राची की बात से सहमत हैं कि वहां जमातुद्दावा मुखिया जो उसका है हाफिज सईद पैसे देता है? किस बात से आप ज्यादा सहमत हैं? रवीश, नहीं मैं रवीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। रवीश, नहीं मैं साध्वी प्राची से सहमत हूं और नहीं ज्ञानदेव जी के ज्ञान से। मैं इन दोनों से अपने आप को अलग करता हूं, लेकिन क्योंकि ये बहस को दूसरे दिशा में धकेल देता है। हर विश्वविद्यालय और हर संस्था समाज में परिवर्तन के साथ बदलता है। जेएनयू में भी एक बदलाव आया है, वैचारिक बहस में बदलाव आया है।
एक 60 के दशक में जब वामपंथ का आंदोलन जो एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ था, वहां वर्ग के आसपास जो है वो वैचारिक धुरी केंद्रित थी। 80 के दशक तक आते आते ये जाति पर विमर्श मुख्य मुद्दा बन गया। बाद में हम देखते हैं कि जब एसएफआई के जगह जो है वो आईसा और डीएसयू जैसे संगठन आए, तो वहां पर एक उग्र वामपंथ के तौर पर भी एक वैचारिक विकल्प वहां पर उभरा। और आज तो कहा यह जाता है, तो आईसा तो डीयू में भी है, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी है। ये जो लालगढ़ है, हाँ। वह एक लाल नहीं है, 3 लाल हैं। हाँ। एक लाल है, दूसरा गाढ़ा लाल है और एक तीसरा खूनी लाल है। हाँ। तो ये ठीक है, आप बोलते रहिए। ये 3 प्रकार के लाल वहां पर हैं। और ये आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि से आज जो बात चल रही है कि भाई कश्मीर की आजादी चाहिए, 1996 में मेरे पास एक पत्र है, व्हाट्सएप पे ही आया है। एक बादल भट्टाचार्य करके जर्मन डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, जिन्होंने उस समय वाइस चांसलर को पत्र लिखा, रजिस्ट्रार को भी पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि जेएनयू के अंदर जो है वो भारत विरोधी गतिविधियां चलती हैं, यहां इसके शिक्षक शरण देते हैं। एक प्रकार के वामपंथ का एक ऐसा घटक है जो इन चीजों को सह देता है। तो इसका मतलब है आतंकवादी जो है वो देश विरोधी और देश तोड़ने की बात करते हैं। ये सारी गतिविधियां आप अपने आप को अलग करते हुए फिर से वहीं ले आए। ये बात कही जाती है कि वहां पर बहुत बड़ा खुला वातावरण है। तो रवीश, मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि यह जो बौद्धिक विमर्श है वो वामपंथ के अंदर तो है। ये वामपंथ के अंदर जितने भी घटक हैं उसके बीच में ये मारामारी चलती है, ये बौद्धिक विमर्श चलता है। लेकिन ये दूसरे किसी भी बौद्धिक के जो विचार हैं उनको ये कभी भी सहन नहीं कर पाते हैं। उनके तो वहां लिए कोई एबीवीपी जगह कैसे नहीं है? वहां एबीवीपी कैसे है? कि मेस के अंदर एबीवीपी के लोग जो एक्टिविस्ट हैं, हाँ। उनको भी ये जगह नहीं मिलती है। ये हाँ। टॉर्चर। साथ शिक्षा में जो नियुक्ति देखिए, ऐसा है कि सिलेबस मैं का ऐसे अपने इनबिल्ट कई है। मित्रों तो को एक जानता हूं जो प्रकार का एबीवीपी एक में सक्रिय mindset रहे जो हैं, हम कहते हैं कि और वो training of the पर्याप्त उनको mindset, जगह मिली यह है। इस प्रकार की चीजें वहां के सिलेबस में इंग्रेंड है, ऐसा रागी लोग कहते हैं। और रागी ऐसा जी, देखिए, यह आप एक ना ज्ञानदेव से अलग प्रमेय कर बन लिए, चुका है। साध्वी प्राची से अलग कर लिए, और बात आप वही करने लगे। बात अंत में जाकर आप वही करने लगे जो जेएनयू। नहीं, बिल्कुल नहीं रवीश, बात आप वही करने लगे कि दूसरे को नहीं सहन करने दिया जाता। रवीश, आप क्या ऐसा है क्या? निकालने का, उपसंहार निकालने का जो वो पूरा कह रहे अधिकार हैं। है, लेकिन मैं उन दोनों से अलग करते हुए जो मैं कह रहा हूं वो दूसरी बात मैं कह रहा हूं। इनका 2 पॉइंट है। एक सेकंड जी। कि वामपंथ के भीतर तो काफी डेमोक्रेसी है, इनकी कह रहे हैं कि एक दूसरे को जगह देते हैं, लेकिन ये सब मिलके एबीवीपी को या दक्षिण पंथ को जगह नहीं देते। क्या ऐसा है? मेस में जगह नहीं मिलता है? देखिए, मेस में बाकायदा मैं पेरियार हॉस्टल में रहा, ताप्ती में रहा, ब्रह्मपुत्रा में रहा। ऐसा कभी नहीं है कि मेस में जगह नहीं मिली। एक चीज हम समझें, ये पक्की बात है कि कोई मार्क्सिस्ट होगा तो वो बहुत अधिक पसंद करेगा विद्यार्थी परिषद वाले को, ऐसा नहीं होगा। ना कोई संघ वाला बहुत ज्यादा मार्क्सिस्ट को पसंद करेगा, ये भी नहीं। सवाल ये है कि क्या हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट है, एमए, एमफिल, पीएचडी मैंने तीनों सफलतापूर्वक जेएनयू से किया है। हिंदू राष्ट्रवाद पे मेरे 2 चैप्टर हैं थीसिस के। और गाइड कौन थे आपके? प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, जिन्होंने जो संघ की विचारधारा के प्रोफेसर हैं। जी, उसके बिल्कुल उल्टा है। उसके उल्टा उसके अलावा जब मेरा वाइवा हुआ पीएचडी का, हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, हमारी किताबों में तो हम हिंदू नेशनलिज्म को नेशनलिज्म नहीं मानते, तुम मानते हो, इस पे दोबारा तुम विचार करना। पीएचडी तो अभी हो गया। देखिए, मेरा पॉइंट यह है कि वहां कितने स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स रहे विद्यार्थी परिषद के, जिनका एमए कंप्लीट ना हुआ हो, इसकी एक लिस्ट बनाई जाए। बहुत सारे रहे वहां से, कितने बिना एमए किए आ गए या कितने बिना एमफिल किए आ गए, ये जो गए सब पास होकर आए, मतलब है ना। अगर मान लीजिए गलती से कोई ड्रॉप आउट कर गया तो वो ड्रॉप आउट तो कहीं भी कर जाता है, लेकिन एमए 100 कारण होते होंगे। प्रैक्टिकली हर एक ऐसे लड़के हैं जो कि वहां से एबीवीपी के पैम्फलेट कमेटी में थे, वो विदेशों में पढ़ा रहे हैं, जर्मनी से पीएचडी किया है, कोई ऑक्सफोर्ड गया है। तो अब ये बात मैं मानूंगा कि कोई भी दूसरे विचारधारा को बहुत अधिक तो पसंद नहीं करता, गले तो नहीं लगा लेता, लेकिन साथ रहते हैं। सवाल यह है कि को एग्जिस्टेंस हो सकता है। पूर्वानंद जी, एक डीयू के एक्सपीरियंस से जरा आप अंतर बता दीजिए। और ये जो रागी साहब, ये जो रागी साहब कह रहे हैं, इतना टारगेट क्यों हो रहा है जेएनयू? कोई खुंदक है क्या लेफ्ट का? कोई ऐसा क्या गढ़ है जेएनयू के बारे में, अगर वहां वामपंथ है भी तो? अगर इतना ही उसके वामपंथ का असर होता तो मुझे तो लगता है देश में कई राज्यों में वामपंथ की सरकारें होती। हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर यह जो हमला हुआ है, यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में ये सारी बातें कई सालों से कही जाती रही हैं।
सिर्फ एक मौका मिल गया, एक माहौल मिल गया। दूसरे इसके पीछे रोहित वेमुला की आत्महत्या से उभरा हुआ एक आक्रोश छात्रों का था और उसको पीछे ढकेलने का एक अवसर प्राप्त हो गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर इतना ध्यान क्यों है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसा विकास बतला रहे हैं, मैं खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अनेक छात्रों को जानता हूं, अपने समकालीनों को, शिक्षकों को, जो एक दूसरे से पूरी तरह असहमत होते हुए एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीते हुए बहस करते हैं। कन्हैया के बगल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र उसके हॉस्टल में उसके बगल में रहता था, उसका इंटरव्यू निकला है, आप उस इंटरव्यू को पढ़ लीजिए। तो इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा वातावरण जहां बहस हो सकती है, और मैं यह कहना चाहूंगा कि अक्सर वह बहस कहीं आपको ले नहीं जाती है, यानी वो कोई चीज स्थापित नहीं कर देती है। ऐसी बेकार की बहसें, जिनको आप बेकार की बहसें भी करेंगे, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पर्याप्त अवकाश है। इस चीज को लेकर बहुत परेशानी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर अंतर करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप सिर्फ चुनावों को देख लें। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वैसे चुनाव हो छात्र संघ के, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, जिसमें छात्र संघों के, छात्र संगठनों के प्रतिनिधि छात्रों के सामने अपनी बात कहें। आखिर कन्हैया, जो कि अंग्रेजी तो बहुत अच्छी नहीं बोलता है, लेकिन कन्हैया ने कैसे अपनी बात के बल पर जेएनयू के छात्रों का मत अपनी तरफ किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जेएनयू में मजबूत नहीं है, फिर भी कन्हैया कैसे जीत गया? सिर्फ इसलिए कि अब उसने तर्क प्रस्तुत किए जिनसे उसने कायल किया। आखिर विश्वविद्यालय ऐसी ही जगह होनी चाहिए जहां आप तर्क प्रस्तुत कर सकें, जहां आप दूसरों को अपने से सहमत करने का उद्यम कर सकें, जहां आपके घोर विरोधी बैठे हों। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में जानता हूं, यही शायद ऐसी जगह होगी, और विकास इसको बेहतर जानते हैं, जहां ट्रॉट्स्कीवादी नाम की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो भारतवर्ष में कहीं नहीं पाई जाती है, जो शायद रूस तो में हाँ, ना तो हो। उसके लिए स्वच्छ जल है ना जेएनयू, बाहर कहीं नहीं होगा, लेकिन एक ट्रॉट्स्कीवादी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का व्यक्ति बात कर सकता है। विश्वविद्यालय को और क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। और यह दूसरे जेएनयू की लड़कियों का ये जो कैरेक्टराइजेशन है, मैं बड़ा इस प्रोसेस में जेएनयू के साथ, मुझे मालूम नहीं है कि रागी जी जेएनयू के किसी लड़की से मिलते होंगे तो क्या सोचते होंगे, आप लोग क्या सोचते होंगे। देखिए इस लेकिन अगर किसी नेताओं के मन में अगर इस तरह की बात है तो फिर देखिए, क्योंकि ये वही लड़कियां थी जो निकल कर आई थी निर्भया के कांड में रायसीना हिल्स पे, और जिन्होंने ये आंदोलन चलाया था। मैं बिल्कुल यह कहना चाहता हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को बहुत महत्व देने की जरूरत मैं दे नहीं रहा हूं, लेकिन कई ऐसे एमपी हैं जो बाकी जो हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो कहते हैं 4 महीने के लिए बंद करो, इसको निकालो। ठीक है, वो कहते हैं, वहां कोई कहता है गद्दार वहां पर पढ़ते हैं, एमपी लोग कहते हैं। बाकी प्रवक्ताओं ने कितनी बार कहा होगा ये तो उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन एमपी अगर कह रहे हैं कि जेएनयू में गद्दार है, तो इसका मतलब जेएनयू को एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है। और आप जेएनयू को निशाना बनाने के क्रम में उसके जो हजारों छात्र और जो अधिकारी वहां बैठे हैं, कल को प्रधानमंत्री के बहुत सारे अधिकारी विदेश में जाएं और कहें कि मैं जेएनयू का पढ़ा लिखा हूं, उनका कोई बायोडाटा देखेगा, तो आधे समय तो वो वही सफाई देते रहेंगे, हम लोग एक अच्छे विश्वविद्यालय से आते हैं। देखिए अभी स्थिति क्या हो रही है? अभी स्थिति यह हो रही है कि जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों को, मैंने जैसा सुना, मुनीरका में प्रचार किया जा रहा है कि इनको घरों से निकालो। ऑटो वालों को कहा जा रहा है कि जेएनयू लोगों को मत ले जाओ क्योंकि वो पाकिस्तान है। मुझे अहमदाबाद के अपने एक मित्र कुलपति ने बताया कि उनके ड्राइवर ने, जो मेहसाणा में रहता है, उसको व्हाट्सएप पर यह सूचना दी गई कि जेएनयू में देशद्रोही रहते हैं। इसका मतलब एक अखिल भारतीय सुनियोजित घृणा प्रचार जेएनयू के खिलाफ चलाया जा रहा है। अगर जेएनयू के किसी छात्र की इस प्रचार के चलते कहीं हत्या हो गई, इसके लिए कौन जवाबदेह है? मैं ये जानता हूं कि कुछ छात्रों की और छात्राओं की पिटाई हुई है, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अगर हमारे गृह मंत्री, यह कहा जाता है इनको हम गंभीरता से न लें, किसको गंभीरता से न लें? उस व्यक्ति को जिसको आपने Z+ सिक्योरिटी दी है, जिसको आपने लुटियंस दिल्ली में बंगला दिया है, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण मंत्री है, जो आपका सांसद है, और जेएनयू के छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने एक चीज बताइएगा कि और लोग जब प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, मैं कभी देखा नहीं, मुझे एक आध का देखा होगा तो मुझे याद नहीं है,
तो कई तरह के वामपंथ होंगे, मजबूत वामपंथ होंगे। जैसे कन्हैया कुमार की पार्टी का तो कोई खास वजूद नहीं है, तो और एक हिंदी मीडियम का छात्र जो हिंदी बोलता होगा, जिसकी अंग्रेजी टूटी फूटी है, वो जेएनयू जैसे जगह पे ही बात विचार से ही बना होगा वो प्रेसिडेंट। वैसे ही एबीवीपी के लोग भी, खांटी लोग जो गांव देहात से आते हैं, एनएसयूआई भी कभी कभी जीत जाती है वहां पे। मुझे ये बताइए कि क्या बहुत धक्का मुक्की का माहौल होता है? एबीवीपी का जो कैंडिडेट होता है उसको नहीं बोलने दिया जाता है, मार के भगा दिया जाता है? हिंसा जेएनयू में तकरीबन सबसे कम होती है। ऐसे 15 साल में 2-3 स्कफल्स हुए होंगे, 3-4 हुए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जेएनयू पॉलिटिक्स लीस्ट वायलेंट है। अगर वहां न पहलवान घूमते, न पैसा खर्च किया जाता, अगर आपने पैसा फ्रेम स्टूडियो का फोटो खींचा जाता, न फ्रेम्ड स्टूडियो का फोटो खींचा जाता। जेएनयू से जितनी लड़कियां पास आउट की हैं पिछले 30 वर्षों में, उनसे अगर पूछ लिया जाए कि सेफेस्ट कैंपस अगर दिल्ली के अंदर कोई है, तो आप खुद ही एक सर्वे करवा लीजिए और पूछ लीजिए। अब ये जरूर है कि कंप्लेंट्स भी होती हैं। देखिए, जेएनयू में बहुत सारी लड़कियां जो है वो जेंडर राइट्स के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हैं, तो हो सकता है कि कोई विसल कर दे, सीटी मार दे, तो जेएनयू के बाहर की लड़की हो सकता है इग्नोर कर दे, जेएनयू की लड़की हो सकता है कंप्लेंट कर दे। ये भी एक चीज है। कभी मैं चीज जानना चाहता हूं, राष्ट्रवाद को लेकर जब कह रहे हैं कि वो एक गंभीर मसला है, एबीवीपी या सीपीएम या अन्य छात्रों के साथ जब बहस होती है, तो क्या बात इस पर खत्म होती है कि तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो? देखिए, इस रेटरिक में जब बहस होती है, देखिए मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। रेटरिक के लेवल पे कई बार ये चीज होती है, वहां एंटी नेशनल और ये सब वर्ड्स पैम्फलेट्स में गिराए जाते हैं, है ना, वो होता रहा है ना, वो एबीपी ने भी किया है और एसएफआई ने भी किया है ना, वो चलता है। देखिए, एक लेवल है कि आप सीपीएम में तो नहीं आ गए, आपकी बातों से लग रहा है। नहीं, मैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया नहीं, और अभी तो ट्रेंड भी थोड़ा सीपीएम से बड़ा उल्टा है, अवॉइड करना। तो एनीवे, मैं ये बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था, एक और सवाल आप जो ध्यान दें इस पे, कि पिछले 12 दिन से जिस तरह का 10 दिन से पूरा प्रचार चारों तरफ चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, इतने स्टूडेंट्स जमा है, क्या एक भी वायलेंट हिंसक वारदात हुई जेएनयू के स्टूडेंट्स द्वारा? आप सोचिए कि कोई भी कैंपस, जबकि दोनों खेमे के लोग, दोनों कोई भी कैंपस आप सोचिए जहां 22 साल के 7,000 लोग हों, वहां पे तो अभी तक हिंसा होने के पूरी चांसेस हो जाते हैं। जबकि उतने ही आक्रामक एबीवीपी के लोग भी थे, उतने ही आक्रामक सब थे। तो इस कल्चर को क्या राष्ट्रवाद के हित में प्रमोट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल है। ठीक है। जब जेएनयू के अंदर 4,500 स्टूडेंट्स ह्यूमन चेन बनाकर खड़े थे, जब जेएनयू में एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी, तब राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, एबीवीपी के लोग दिखाए थे। ये एसेंस है वहां के डेमोक्रेसी का। भले ही 30 लोगों का मत अलग हो 4.5 लोगों से, लेकिन वो मत जाहिर करने का अधिकार है जेएनयू के अंदर। आज देश में क्या हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी दिल्ली के इलाकों में भी शट डाउन जेएनयू नाम से कैंपेन चला रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, आप साक्षी महाराज को कोट करना भूल गए, तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। जवाहर यादव वो एसडी रहे हरियाणा से, इनके उन्होंने कहा था कि ये जो छात्राएं नारा लगा रही थी वो तवायफ से भी बदतर है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग छात्राओं के लिए। और एबीवीपी हिमाचल प्रदेश में एक पर्चा लेकर आती है, उस पर्चे की कॉपी मैं दिखा सकता हूं, जिसमें कहती है कि ये विश्वविद्यालय जेएनयू कभी भी जो पठन पाठन की गतिविधियों के लिए नहीं जाना गया, हमेशा इन्हीं चीजों के लिए जाना गया। जो विश्वविद्यालय देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय होने का मादा रखता है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से लेकर मृदुला मुखर्जी से लेकर उत्साह पटनायक, प्रभात पटनायक, जयती घोष, ऐसे तमाम नाम हैं, और आईएएस पीसीएस सर्विसेज में तमाम नाम है जो पर रागी साहब, एक विकास ने एक बात कही है कि इस 10 दिनों के दौरान बाहर इतनी आक्रामकता हुई, टकराव भी हुआ खूब, लेकिन जेएनयू के भीतर हिंसा नहीं हुई, जबकि दोनों विचारधाराओं के छात्रों की आक्रामकता किसी से कम नहीं थी। इनका कहना है कि क्या ऐसे राजनीतिक कल्चर को देश हित में प्रमोट नहीं करना चाहिए? रवीश, जरा 2 मिनट वक्त दीजिएगा मेरे लिए। रवीश, संघर्ष, जो हिंसक संघर्ष वहां होता है जब जहां बराबरी का, दोनों पार्टियां बराबरी में होती हैं, तब वो ऐसी चीजें हो सकती हैं। एबीवीपी की जेएनयू कैंपस में ऐसी हैसियत नहीं है कि वह वामपंथियों के साथ संघर्ष करे। मैंने पहले भी कहा कि इनका आपस में टकराव चलता है, लेकिन जब दक्षिण पंथियों से होता है तो ये सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये मत मानिए कि वामपंथ के जितने सेट्स हैं वो सब एक ही हैं, आपस में भी ये संघर्षरत रहते हैं, लेकिन जब दक्षिण पंथियों के साथ बात आती है तो वो बराबर एक साथ खड़े हो जाते हैं। क्या राजी साहब, अगर सब एकजुट हो गए, एबीवीपी कमजोर है तो उसको पीट सकते हैं फिर वो लोग। वही स्थिति लगभग यहां भी बनी हुई रहती है।
दूसरी बात रागी साहब, मैं यहां रोकना चाहता हूं, एक सेकंड सर, रागी साहब को जो है वो राजनीतिक एक जेएनयू को जो राजनीतिक वामपंथ है उसने पहले बौद्धिक वामपंथ को ताकत दिया। वो आप छोड़िए ना प्रोसेस, मैं ये बात जानना चाहता हूं कि हिंदुत्व में ही आप अलग हैं, आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है, शिवसेना अलग है, ठीक है। अगर आपके ही तर्क से तो सारे लेफ्ट वालों को मिलकर जो कमजोर एबीवीपी है उनको मार देना चाहिए फिर। पर ऐसी घटना तो वहां इक्के दुक्के अपवाद स्वरूप हुई है ना, ऐसी घटना के तो प्रमाण नहीं। आप क्या कह रहे हैं, मतलब आप संख्या के आधार पर क्या कह रहे हैं सर? कुछ तो तर्क दीजिए ना। आपके सांसद जिसको जो मन में आ रहा है वो जेएनयू के बारे में बोल जा रहा है, जेएनयू की लड़कियों के बारे में जो बोल जा रहा है, जो लड़कियां हैं वहां जो पढ़ती हैं, कोई उनको तवायफ बोल देता है, कोई कह रहा है उनके साथ कुकर्म होता है, कोई कह रहा है वहां नंगा नाच करती हैं यहां पे। आप बार नहीं, आप बताइए ना, आप जब ये कह रहे हैं कि राजनीतिक विकास में एक बात कही, मैं ये कह रहा हूं कि मैं खंडन करता हूं उससे। मैं आप खंडन क्या करने वाले हैं? मतलब इस तरह के विधायक तो हर दल में है, उस चीज को आपको आप कितना खंडन कीजिएगा, क्यों कीजिएगा? पर ये जो राजनीतिक कल्चर है, इससे डर किसको लगता है? जो विकास कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ठीक है, दो लोग, अभी एक यूपी के एक अधिकारी हैं, उनकी पत्नी ने लिखा, वो जेएनयू की हैं और उनकी दोस्त एबीवीपी की हैं जो इस वक्त आईएएस अफसर हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक हिंदी अखबार में लिखा कि वो दोनों एक ही टेबल पर मेस पे खाना खाती थी और बहुत आराम से एक दूसरे से बात करते हुए अपने अलग अलग दोनों दलों में, वो एबीवीपी के मार्च में चली गई जिंदाबाद करने के लिए, ये आयशा की मार्च में चली गई जिंदाबाद करने के लिए। लेकिन कभी व्यक्तिगत तरीके से किसी ने इस तरह का ये जो चरित्र हनन है, कभी इस तरह से किसी ने नहीं किया इन्होंने। देखिए, ऐसा ऊपरी तौर पर लग रहा होगा कि निशाना जेएनयू है, जो कि निश्चित रूप से है, लेकिन जेएनयू एक ऐसी चीज है जिसके बहाने पूरे देश में घृणा और टकराव और हिंसा, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और यह जानबूझ के किया जा रहा है। तो एक निशाना जेएनयू है, लेकिन हम यह समझें कि इरादा दरअसल पूरे देश में घृणा और हिंसा और टकराव का वातावरण बढ़ाना है, एक ऐसे कंफ्यूजन का माहौल पैदा करना है जिससे लोग सोच नहीं सकें। और जब यह अराजकता और यह कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और घृणा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब सत्ता यह कहेगी कि हमें शांति व्यवस्था कायम करनी है और उसके लिए हमें असाधारण अधिकार चाहिए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर जो हमला हो रहा है वह दरअसल भारत की स्वतंत्रता पर हमला है, भारत के लोगों की स्वतंत्रता पर। यह सिर्फ इसको आप जेएनयू पर हमला मत समझिए। और समय नहीं है रागी साहब, हाँ, पर ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इसको पूरे भारत के लोगों को समझना चाहिए। क्यों इन छात्रों पर पूरा राज्य, गृह मंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, सांसद, उनके संगठन के सारे लोग अपनी पूरी ताकत के साथ इन छात्रों पर टूट पड़े हैं। और मुनीरका के ये बहस, अब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुनीरका जहां पे मतलब दशकों को आप सदियों में गिन सकते हैं जिनके घरों में जेएनयू के छात्र रहे हैं, और वो लोग अगर इस तरह से इस बहकावे में आकर इस तरह से सोचने लगेंगे जहां उन्होंने जेएनयू के हर रंग को देखा है, तो ये बड़ा दुखद है। वैसे ये वही मुनीरका है जहां पर पूर्वोत्तर के छात्रों के साथ कभी कभी क्या क्या हो जाता है। तो वो कौन सा, अभी आजकल मुनीरका को राष्ट्रवादी खांचे में देखते हैं, जब पूर्वोत्तर की लड़कियों के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हो जाता है तो फिर किस खांचे में देखते हैं। पर इसके बावजूद मैंने भी देखा है कि वहां के ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों में इतनी सहृदयता तो है ही कि वो तमाम तरह के विचारधाराओं के लोगों को, निर्भया के केस में ही मुनीरका के गांव में बड़ी सभा हुई थी, वहां पर लोगों ने जाके नारे लगाए थे और गांव के लोगों ने उसका समर्थन किया था। तो ये मुनीरका का एक पहलू है। जेएनयू के लोगों ने वहां पर बड़ी सभा की थी रात में, ये भी एक मुनीरका का एक पहलू है। तो एक तरह से मुनीरका के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनका अपना विवेक क्या है। क्या वो सिर्फ व्हाट्सएप से संचालित होना चाहिए, जिसके झांसे में वो विधायक जी आ गए, लेकिन बाकी लोग तो व्हाट्सएप से संचालित नहीं है, वो एक नीति की तरह जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं। तो आप बहस करते रहिए। ब्रेक के बाद रोहित वेमुला के इंसाफ के लिए दिल्ली में आज एक छात्रों ने रैली निकाली, वहां पर कई राजनीतिक दल के नेता भी गए और उन्होंने भाषण दिया। इस रैली की कवरेज हम छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको। रोहित वेमुला
वेमुला को इंसाफ दिलाने को लेकर मार्च की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर लोग जुटे हैं, एक अच्छी खासी तादाद में लोग जुटे हैं और कुल मिलाकर कोशिश है कि अपनी आवाज पहुंचाई जाए। संख्या में सीमित करना शायद बेमानी होगी इस बात को। ये एक तरीके से आंदोलन है और इंसाफ को लेकर यह आंदोलन है। देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे छात्र हो, चाहे सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हों। आप देख सकते हैं कि उसी की एक बानगी आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आएगी। हम CYSS से है, आम आदमी पार्टी से। मुंबई से नहीं, हम एनजीओ से, साहस फाउंडेशन नाम है एनजीओ का। हम लोग JNU से हैं। JNU से आए। ये JNU सब JNU। अब कहाँ से? हैदराबाद से। हरियाणा से। हरियाणा जल रहा है, उसके बावजूद पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच पाए। हालात ऐसे है कि पहुंचना ही था। जैसे मतलब आज हमारे समाज में जातिवाद फैलाया जा रहा है, तो इसलिए हाँ, मजदूर है, मिल मजदूर है। हाँ, लेकिन तब भी इसके बावजूद वक्त निकाल पाए। हाँ निकाल क्या करे, तो इशू ऐसा आ गया कि एग्जिस्टेंस का मसला हो गया है। ना तो मिनिमम मजदूरी किसी को मिलती है, ठेकेदारी प्रथा हो गई, उसमें ही मजदूरी नहीं मिलती है। एक तो रोहित को लेके मार्च है, एक विरोध आपका सरकार से भी है। हाँ, सरकार से भी है, और क्योंकि असल में रोहित रिप्रेजेंट करता है हर उस तबके की आवाज जो कि अपनी मेहनत से कमाता है। आप दोनों जामिया से? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगी, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि एक स्टूडेंट के साथ जिस तरह से बर्ताव होता है वो नहीं होना चाहिए, और जो रोहित के जो मर्डरर्स हैं, बिकॉज वी थिंक दैट इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर, तो उन सभी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, एक लड़के को आप इस तरह से हाशिए पे ठेल देते हैं जहाँ पे उसके पास कोई चारा नहीं बचता है कि उसको खुद की जान लेनी पड़ती है, सुसाइड करना पड़ता है। अब रोहित एक प्रतीक हो गया है, वो रोहित केवल रोहित वेमुला तक सीमित नहीं है। देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के झंडे, कहीं तिरंगा है और कहीं लिखा हुआ है कि अब की बार भेदभाव की सरकार, अलग अलग लोग हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि रोहित एक्ट पास किया जाए, जिससे कि यूनिवर्सिटी में छात्रों का दलित उत्पीड़न होता है वो जल्द से जल्द बंद हो सके, और भविष्य में ऐसी कोई घटना हो तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सके। दलितों पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे, और दलित आज जाग उठा है भारत का और अपने हक अधिकारों को लेकर रहेगा। जो ये सरकार रोहित वेमुला को मुद्दे को बाजू लगा के देशद्रोह का मुद्दा लगाना चाहते हैं, उनके पास रोहित वेमुला के मुद्दे पे समाधान नहीं है। छात्रों के बाद जो दबाने का काम किया जा रहा है, छात्रों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, मोदी सरकार छात्रों के खिलाफ हनन कर रही है। हम चाहते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना हो, छात्रों को इंसाफ दिया जाए। देख सकते हैं कि NSUI से जुड़े लोग यहाँ पर हैं। इस मार्च में अलग अलग तरह के रंग दिखेंगे आपको। एक रंग आपको ये सामने में इस तरह के रंग दिखेंगे, जो लोग अपना एक विरोध दर्ज करवाने की कोशिश है, आवाज बुलंद करने की तो कोशिश, एक इस तरह के रंग दिखेंगे। दूसरा रंग दिखेगा अलग अलग विश्वविद्यालय से, देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालय से यहाँ पे छात्र पहुंचे हैं। अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं जो इस मार्च में शामिल हो रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। दूसरा रंग दिखेगा आपको, इस तरह की टी-शर्ट जो है वो यहाँ पर कुछ लोग लेकर आए हैं। कीमत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 रुपये कीमत है एक टी-शर्ट की। रिस्पॉन्स किस तरह? हमने टोटल 95 पीसेस बनवाए थे, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था, तो हमने सभी स्टूडेंट्स ने पैसे मिलाकर ये टी-शर्ट्स बनवाए थे। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट जो इसकी आई है 200। चंदा लेकर बनवाया आप? यस सर। अच्छा, 200 रुपीज़ पर पीस। इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है। अभी हम ये देखना पड़ेगा, जब मोदी की सरकार गवर्नमेंट में आए हैं उसके बाद कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हो गए। मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो गए, पुणे वो फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रोटेस्ट हो गए, हैदराबाद में प्रोटेस्ट हो गए, JNU में, जामिया में, अलीगढ़ PTU पे। मतलब जो वो पॉलिसी वो ले रहे, वो कर रहे, वो करके ऐसे पॉलिसी रख के आगे चल के वो एंटी स्टूडेंट्स हो गए। यहाँ पोस्टर भी है कि JNU तो बस बहाना है, रोहित का मुद्दा दबाना है। NSUI मतलब आप लोग NSUI से आए हुए हैं? नहीं सर, NSUI से नहीं आए, लेकिन सोच हमारी यही है। हम मानते हैं कि जो कन्हैया का केस चला है वो केवल इस मुद्दे को दबाने के लिए है। हालात एकदम बदतर से बदतर हो गए हैं। जिस तरीके से सरकार अपनी मनमानी कर रही है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का एकदम दौर है।
बहाने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चे में बड़ी तादाद में विद्यार्थियों की मौजूदगी कहीं न कहीं ये संकेत देती है कि युवा पीढ़ी का सरकार से मोह भंग होता जा रहा है। नई दिल्ली में जंतर मंतर से परमर कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।